द स्टडी इंस्टीट्यूट फॉर आयुष, प्राचीन भारत का इतिहास, भाग 2, माइकल सिंह। मरणोत्तर काल, गुप्तोत्तर काल। मरणोत्तर काल अध्ययन के स्रोत। इस काल के अध्ययन के स्रोत के रूप में प्रचुर संख्या में साहित्यिक कृतियाँ प्राप्त होती हैं, साथ ही पुरातात्विक सामग्रियाँ भी उपलब्ध हैं। साहित्यिक स्रोत के रूप में हमें देसी एवं विदेशी साहित्य की एक बड़ी सूची प्राप्त होती है। इस काल में चूँकि संस्कृत का उत्थान हो चुका था, इसलिए अधिकांश कृतियाँ संस्कृत में ही प्राप्त होती हैं। बौद्ध धर्म के रूप में संस्कृत भाषा को ग्रहण कर लिया गया तथा बड़ी संख्या में अवदान साहित्य लिखा गया। सबसे बढ़कर इस काल में आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक जीवन पर प्रकाश पड़ने वाली महत्वपूर्ण कृति है मनु संहिता, 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी। फिर इस काल में पुराणों की रचना भी आरंभ हुई। साथ ही रामायण, महाभारत जैसी कृतियों से भी इस युग पर प्रकाश पड़ता है। सबसे बढ़कर इस काल में इतिहास को जानने का एक प्रमुख स्रोत है विदेशी साहित्य। रोमन लेखकों यथा प्लिनी, स्ट्रैबो, डायोडोरस, एरियन आदि लेखकों की रचनाओं से रोमन व्यापार पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। इसके अतिरिक्त एक अज्ञात लेखक के द्वारा लिखित रचना पेरिप्लस ऑफ द यूरेथियन सी नामक रचना भी सामुद्रिक व्यापार पर प्रकाश डालती है। पुरातात्विक सामग्रियों के रूप में हमें उत्खनन से प्राप्त नगर के साक्ष्य तथा बड़ी संख्या में धार्मिक साहित्य के रूप में चैत्य, स्तूप, विहार मिले हैं। इसके अतिरिक्त इंडो ग्रीक कुषाण शासकों के स्वर्ण सिक्के, कुषाण शासकों के तांबे के सिक्के, शकों के चांदी के सिक्के तथा कुछ रोमन सिक्के भी प्राप्त हुए हैं। किंतु इस काल में भी पुरातत्व के द्वारा साहित्यिक साक्ष्यों के द्वारा दी गई सूचना की पुष्टि की समस्या बनी हुई है। इस काल की साहित्यिक कृतियाँ तत्कालीन अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति में एक प्रकार की एक रूपता दर्शाते हैं, किंतु पुरातात्विक सामग्रियों यह संकेत देते हैं कि विविध क्षेत्रों के बीच आर्थिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से पर्याप्त विविधता थी। इतिहास लेखन। यह काल भारतीय उपमहाद्वीप में राज्य निर्माण का दूसरा चरण था। राज्य निर्माण की प्रक्रिया के अध्ययन के क्रम में इतिहास लेखन का भिन्न दृष्टिकोण रहा। सबसे पहले डी कोसांबी और आर एस शर्मा जैसे मार्क्सवादी लेखकों ने राज्य निर्माण को आर्थिक और तकनीकी आधार से जोड़कर देखा। 1950 के दशक में यह अवधारणा लोकप्रिय होने लगी तथा इतिहास विवरण से विश्लेषण की ओर उन्मुख हुआ। आगे 1970 के दशक में रोमिला थापर तथा डी कोसांबी जैसे विद्वानों ने इससे कुछ अन्य कारकों को भी जोड़ने का प्रयास किया, यथा अधिशेष उत्पादन का वितरण, जनजाति लोग तथा कृषक लोग के बीच अंतरक्रिया आदि। इतिहास लेखन संबंधित विवाद का यह दूसरा मुद्दा है। क्या इस काल को अंधकार युग कहा जाए? वस्तुतः अंधकार का युग कहे जाने के पीछे मूल कारण था इस काल को दो महान साम्राज्यों, मौर्य साम्राज्य तथा गुप्त साम्राज्य के बीच पतन का काल करार दिया जाना, किंतु नवीन शोधों के आधार पर यह धारणा खंडित हो चुकी है। मौर्योत्तर काल में राज्य निर्माण एवं अनेक राजवंशों की स्थापना। मौर्योत्तर कालीन राजनीति की एक महत्वपूर्ण विशेषता है बहुराज्य व्यवस्था, अर्थात इस काल में एक विशाल मौर्य साम्राज्य के विपरीत अनेक छोटे राज्य स्थापित हुए। इनमें से कुछ ने तो साम्राज्य का दर्जा भी प्राप्त किया, यथा कुषाण साम्राज्य एवं सातवाहन साम्राज्य। इस काल में बहुराज्य व्यवस्था को प्रेरित करने वाले निम्नलिखित कारक थे। मौर्य साम्राज्य के उत्तराधिकारी स्थापित राज्य सुंग राज्य और कर्ण राज्य। विदेशी आक्रमण के कारण राज्य इंडो ग्रीक, शक और कुषाण। नए क्षेत्र के राज्य निर्माण। सातवाहन राज्य, कलिंग के चेदी राज्य, सुदूर दक्षिण के चेर पांड्य राज्य। मौर्योत्तरकालीन राजनीतिक इतिहास।
मौर्य साम्राज्य के पतन तथा गुप्त साम्राज्य के उद्भव के लगभग 500 वर्ष के काल को विद्वानों ने नए अंधकार के युग डार्क एज की संज्ञा दी है। यह वह काल था जब विदेशी राजवंशों ने भारत पर अल्पकालिक प्रभुत्व के लिए निरंतर संघर्ष किए। अगर हम कुषाण साम्राज्य को अपवाद में रखें तो हम पाते हैं कि इस काल में बड़े साम्राज्य अनुपस्थित ही रहे, परंतु यह अंधकार का युग विशेषकर ईसा की पहली 2 शताब्दियों एशिया यूरोप के बीच तीव्र आर्थिक और सांस्कृतिक अंतर संबंधों का काल था। इन अंतर संबंधों को प्रगाढ़ बनाने में भारत की विशिष्ट भूमिका रही है। मौर्योत्तर काल के राजनीतिक इतिहास को जानने के लिए साहित्यिक, धार्मिक, लौकिक, विदेशी तथा पुरातात्विक दोनों प्रकार के साहित्य उपलब्ध है। उपरोक्त स्रोतों के आधार पर निम्नलिखित रूप में मौर्योत्तरकालीन राजनीतिक इतिहास का पुनर्निर्माण किया जा सकता है। मौर्य साम्राज्य के पतन के पश्चात मगध की सत्ता शुंगों के हाथ में आई। शुंग राज्य एक संस्थापक पुष्यमित्र शुंग था। 185 ईसा पूर्व में उसने अंतिम मौर्य शासक की हत्या एक सैनिक परीक्षण के दौरान कर मौर्य वंश के शासन को समाप्त कर दिया और स्वयं एक नए राजवंश की नींव डाली। शुंग ब्राह्मण वंश से संबंधित थे। कालिदास ने अपने ग्रंथ मालविकाग्निमित्रम में पुष्यमित्र के पुत्र अग्निमित्र को बैंबिक वंशीय कश्यप गोत्र से संबंध माना है। तिब्बती इतिहासकार लामा तारानाथ भी शुंगों को ब्राह्मण मानता है तथा पुष्यमित्र को ब्राह्मण राजा कहता है। इसके अतिरिक्त शुंगों की वैदिक धर्म के प्रति अनुरक्ति तथा बौद्ध धर्म के प्रति विरक्त देखकर भी यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि शुंग ब्राह्मण ही थे, जिन्होंने बौद्ध धर्म के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए वैदिक या ब्राह्मण धर्म का पुनर्स्थापित किया। संभवतः पुष्यमित्र शुंग सेनानी के नाम से शासन करता रहा, क्योंकि पुराण हर्षचरित और तथा मालविकाग्निमित्रम सभी में पुष्यमित्र के लिए सेनानी अर्थात सेनापति की उपाधि ही प्रयोग मिलता है, जबकि उसके पुत्र अग्निमित्र को शासक बताया गया है। परवर्ती मौर्यों के निर्बल शासन में मगध का शासन तंत्र शिथिल पड़ गया था तथा देश का आंतरिक तथा बाह्य संकटों का खतरा था। ऐसी विकट स्थिति में पुष्यमित्र शुंग ने मगध पर अधिकार जमा कर उसके विघटन को नियंत्रित किया। कौशल वत्स अवंती पर पुनः उसने अपनी पकड़ मजबूत हुई। अवंती राज्य में स्थित विदिशा नगर में साम्राज्य की दूसरी राजधानी स्थापित की गई, जिससे कि दूरस्थ प्रदेशों पर सुगमतापूर्वक नियंत्रण रखा जा सके। विदिशा में अग्निमित्र को उपराजा की रूप में नियुक्त किया गया। अयोध्या अभिलेख में विदित होता है कि राजा का एक प्रतिनिधि कौशल में भी एक उपराजा के रूप में नियुक्त किया गया था। इस प्रकार साम्राज्य के विभिन्न भागों पर अपने प्रतिनिधि को नियुक्त कर पुष्यमित्र ने केंद्रीय नियंत्रण स्थापित किया। यह स्वयं पाटलिपुत्र से शासन करता था। पुष्यमित्र के राज्यकाल की एक महत्वपूर्ण घटना है विदर्भ के साथ उसका संघर्ष। यज्ञसेन विदर्भ का स्वतंत्र शासक बन बैठा। विदर्भ राज्य का उत्थान मौर्य साम्राज्य के अवशेष पर हुआ। अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त के समय में मगध दरबार में 2 गुट शक्तिशाली थे, मंत्री या अमात्य वर्ग और सेनापति वर्ग। यज्ञसेन मंत्री गुट के समर्थन से विदर्भ का शासक बन बैठा। इस चुनौती के जवाब में पुष्यमित्र ने उसे पराजित किया तथा उसे अधीनता स्वीकार करने के लिए विवश किया। यह पुष्यमित्र की एक बड़ी सफलता थी। पुष्यमित्र के समय की दूसरी महत्वपूर्ण घटना है भारत के पर यवनों का आक्रमण। पुष्यमित्र शुंग का उनके
साथ संघर्ष उत्तर वैदिक काल में भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर यवनों ने आक्रमण किए। यद्यपि पुष्यमित्र ने यवनों को पीछे ढकेल दिया था, परंतु यवन शांत नहीं बैठे। गार्गी संहिता की युग पुराण से पता चलता है कि यवनों ने साकेत, पांचाल और मथुरा पर विजय हासिल कर ली थी। पतंजलि ने भी यवन आक्रमण का उल्लेख किया है। यवन आक्रमण संभवतः डेमेट्रियस के नेतृत्व में हुआ था। यद्यपि कुछ विद्वान मानते हैं कि यवनों का नेता मिनांडर अथवा मिलिंद था। यह यवनों की पुष्यमित्र के साथ दूसरी मुठभेड़ थी। अधिक संभावना है कि दमित्र प्रथम ने ही दोनों बार आक्रमण किए थे। इस तरह शुंगों ने यवनों को मगध तक मगध तक बढ़ने से सफलतापूर्वक रोक दिया। बरार एवं यवनों पर विजय प्राप्त करने के अलावा पुष्यमित्र ने भारत के पश्चिम भाग पर भी विजय प्राप्त की। दिव्य वेदांत तथा लामा तारानाथ के विवरण से प्रतीत होता है कि पुष्यमित्र ने पंजाब में जालंधर और सियालकोट साकल पर भी विजय प्राप्त की। ये दोनों नगर उनके साम्राज्य के अंतर्गत थे। वी. स्मिथ का विचार है कि पुष्यमित्र को कलिंग के शासक खारवेल का भी सामना करना पड़ा था, जिसने मगध पर आक्रमण किया, परंतु आधुनिक विद्वान इस मत को स्वीकार नहीं करते। प्रोफेसर एच.सी. रायचौधरी के अनुसार किसी भी हालत में खारवेल पुष्यमित्र का समकालीन नहीं हो सकता। अपने 36 वर्ष के शासन की अवधि में पुष्यमित्र ने यवन आक्रमण का सामना करते हुए भी बिखरते साम्राज्य को खंडित कर अपने साम्राज्य की सीमा दक्षिण में नर्मदा नदी तक बढ़ा ली तथा पंजाब के महत्वपूर्ण भागों पर अधिकार कायम कर लिए। मगध के निकटवर्ती क्षेत्रों बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तक उनका राज्य विस्तृत था। पुष्यमित्र शुंग के पश्चात शुंग वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक भागवत था। उसके करीब 32 वर्ष तक शासन किया। उसके राज्यकाल में सबसे महत्वपूर्ण घटना तक्षशिला के यूनानी शासक एंटियालसिडास के राजदूत हेलियोडोरस का शुंग दरबार में आगमन। यूनानी होते हुए भी उसने बेसनगर विदिशा में गरुण ध्वज की स्थापना करवाई। अंतिम शुंग शासक देवभूति एक तरुण तथा अत्याचारी शासक था। पुराणों से ज्ञात होता है कि उसके 10 वर्षों के शासन के पश्चात उसने अमात वसुदेव ने लगभग 75 ईसा पूर्व में उसकी हत्या कर मगध में कण्व राजवंश की स्थापना की। शुंग साम्राज्य पर स्थापित कण्व राजवंश को कण्वायन राजवंश के नाम से भी जाना जाता है। इस वंश के राजनीतिक इतिहास के बारे में स्पष्ट जानकारी का अभाव है। पुराणों के आधार पर ही ज्ञात होता है कि कण्व वंश के शासक भी ब्राह्मण वंश का था। वैदिक धर्म एवं संस्कृति संरक्षण की जो परंपरा शुंगों ने चलाई थी, वह इस समय भी कायम रही। इसी स्रोत से ज्ञात होता है कि इस वंश के शासकों ने सिर्फ 45 वर्ष तक शासन किया। 30 ईसा पूर्व तक इसी अवधि में 4 शासक हुए जो नाम मात्र थे। इसके नाम थे वसुदेव, भूमित्र, नारायण और सुशर्मन। कण्व वंश के अंत के विषय में अनिश्चितता है। यद्यपि पुराणों में वर्णित है कि आंध्रवंशी शासक या सातवाहन कण्वों का विनाश करेंगे, तथापि आंध्र मृत्यु का मगध से संबंध जोड़ना उचित नहीं है। मगध में उनके शासन करने का प्रमाण नहीं मिलता है। सातवाहन वंश ईसा
ईसा पूर्व प्रथम सदी में शुंग तथा कर्ण के पतन के पश्चात दो राजनीतिक शक्तियाँ प्रबल हुईं। ये थीं उत्तरी दक्कन में सातवाहन तथा कलिंग क्षेत्र में चेदी वंश। सातवाहन शक्ति किसी न किसी रूप में लगभग 4 शताब्दियों तक बनी रही। प्राचीन भारत में यह किसी एक वंश का सर्वाधिक कार्यकाल है। अंत सातवाहन वंश के इतिहास के अध्ययन के लिए भारतीय साहित्य, मत्स्य तथा वायु पुराण, विदेशी विवरण तथा पुरातत्व तीनों का सहारा मिलता है। पुराणों में सातवाहन वंश के कुल 30 राजाओं के नाम मिलते हैं, जिसमें सुंदुक, सिसुक अथवा सिप्रक को इस वंश की स्थापना का श्रेय दिया गया है। कहा गया है कि इसने कण्व वंश के राजा सुशर्मा को मारकर पृथ्वी पर अपना शासन स्थापित किया। आरंभिक सातवाहन शासक आंध्र प्रदेश में नहीं बल्कि उत्तरी महाराष्ट्र में थे, जहां उनके प्राचीनतम सिक्के और अधिकांश अभिलेख मिले हैं। अंध सातवाहन वंश के संस्थापक सिमुक के पश्चात उसका छोटा भाई कृष्ण कण्व शासक बना। इसने साम्राज्य को नासिक तक फैलाया। इसके पश्चात सतकर्णी प्रथम सिमुक का पुत्र शासक बना। प्रारंभिक वंश में सातकर्णी उपाधि ग्रहण करने वाला प्रथम शासक था। इसने पश्चिम मालवा, अनूप तथा विदर्भ के प्रदेशों पर विजय प्राप्त की। उसने उत्तरी कोंकण तथा गुजरात के कुछ भागों को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया। अंगी कुल महरठियों की पुत्री नैनिका से उसने विवाह कर अपने राजनीतिक क्षेत्र को और विस्तृत किया। नायानिका की नानाघाट अभिलेख से इस बात की सूचना मिलती है। सातकर्णी प्रथम की मृत्यु के उपरांत सातवाहन शक्ति कमजोर पड़ने लगी, जिसका पुनरुत्थान गौतमीपुत्र सातकर्णी के कार्यकाल में हुआ। पुराणों में गौतमीपुत्र सातकर्णी को 13वां शासक बताया गया है। अभिलेखों में उसके पिता का नाम शिव स्वाति तथा माता का नाम गौतमी बलश्री कहा गया है। यह सातवाहन कुल का महानतम शासक था। इससे संबंधित नासिक में 2 तथा कार्ले में 1 अभिलेख की